आइए आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इकाई 3 के अंदर एक और नया प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से है। तो आइए देखें कि प्रश्न है, निम्न विवरण से मिस्टर सत्यम की व्यावसायिक आय की गणना कीजिए। मदें वेतन 90,000, किराया 20,000, सेवा चार्ज 4,000, वैधानिक व्यय 5,000, आयकर संचय 6,000, अवक्षय 12,000, पेटेंट अधिकारों के अर्जन पर व्यय 56,000, कार्यालय खर्चे 42,000, आरपीएफ में अंशदान 12,000 रुपये, डूबत ऋण 4,500, दान चेक द्वारा 2,500, शुद्ध लाभ 2,05,600। फ्रेंड इसका टोटल 4,59,600 रुपये है और आय में सकल लाभ 4,50,000, लाभांश 4,000, डूबत ऋण वसूल किया। ये पूर्वानुमत है, पहले से जो डूबा हुआ वसूल हुआ तो 4,400। डाक खाना बचत बैंक पर ब्याज 1,200 रुपये और इसका टोटल 4,59,600। आइए देखें इसमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हैं। पहला, करदाता ने 2,000 रुपये वैधानिक खर्च किए हैं जो उसके ऊपर चल रहे आपराधिक केस के सिलसिले में खर्च हुए हैं। संपत्तियों पर वर्ष का अवक्षण पेटेंट अधिकारों के अतिरिक्त 16,900 रुपये के हैं। तीसरा, आरपीएफ के अंशदान में 2,000 रुपये ऐसे हैं जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि तक भुगतान नहीं किए गए हैं। ओके फ्रेंड, सॉल्व। व्यवसाय से आय की गणना, व्यवसाय से आय की गणना हाँ फ्रेंड, ये कर निर्धारण वर्ष 2020-21। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड कि यहाँ जो शुद्ध लाभ है 2,05,600 रुपये। सबसे पहले शुद्ध लाभ को हम यहाँ अकाउंट के अंदर लेकर आएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले होगा 2,05,600। हाँ, इसके बाद हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड कि अस्वीकृत आय, कौन कौन से अस्वीकृत आय हैं जो कि व्यापार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ हम देख पाएंगे फ्रेंड कि जो लाभांश है 4,000 रुपये, इसको हमने यहाँ शामिल करना होगा। लाभांश 4,000 रुपये और इसके बाद है फ्रेंड डाक खाना बचत बैंक पर ब्याज 1,200 रुपये। फ्रेंड डाक खाना बचत बैंक पर ब्याज, डाक खाना बचत बैंक पर ब्याज 1,200 रुपये। अब इसका टोटल 5,200 रुपये हम शुद्ध आय से इसको माइनस करेंगे तो होगा 2,04,000 रुपये, 2,04,000 रुपये और फिर 2,04,000 रुपये ये होगा। अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि अस्वीकृत व्यय क्या है। तो फ्रेंड अस्वीकृत व्ययों में सबसे पहले व्ययों पर हम आएंगे तो देखेंगे कि आयकर संचय, आयकर संचय जो 6,000 रुपये फ्रेंड ये अस्वीकृत व्यय में शामिल होगा। तो आयकर संचय 6,000 रुपये। इसके आगे फ्रेंड अब यहाँ हम देख पाएंगे कि पेटेंट अधिकारों के अर्जन पर व्यय। इस बात को आप थोड़ा यहाँ इस तरह से समझेंगे फ्रेंड कि व्यवसायिक आय जब हम निकाल रहे हैं तो किसी भी व्यवसाय के अंदर संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्थायी संपत्तियां और एक अस्थायी संपत्तियां, जिसको हम मूर्त संपत्तियां और अमूर्त संपत्तियां भी कह सकते हैं फ्रेंड। यहाँ इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो पेटेंट अधिकारों पर अर्जन है फ्रेंड, यह जो है ये अमूर्त संपत्तियों पर है
आयकर अधिनियम के अंदर भवन, मशीन, प्लांट और फर्नीचर, इन चारों पर हमको ह्रास पर स्वीकृत होती है, क्योंकि यह पूंजीगत हानि होती है जो ह्रास है वो। तो फ्रेंड, यहाँ जो अमूर्त संपत्तियां हैं उसमें क्या है कि 25% ह्रास को स्वीकृत किया गया है, और बाकी जो भी ह्रास होता है फ्रेंड उसको स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे पेटेंट पर ह्रास। यहाँ लिखेंगे पेटेंट पर ह्रास के अंतर्गत क्या होगा, तो पेटेंट पर ह्रास के अंदर एक छोटा कार्यविधि आपको यहाँ लेना होगा फ्रेंड, वो होगा कार्यविधि। पेटेंट का अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है 56,000 रुपये। 56,000 का 25%, 56,000 का 25%, तो ये होगा फ्रेंड 14,000 रुपये। अब ये 14,000 रुपये जो है फ्रेंड, ये 25% है, तो 25% को हम यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड, तो 25% को इस अमाउंट से माइनस करते हुए, यानी 56,000 रुपये से माइनस करते हुए हम यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। तो 56,000 से हम 14,000 शामिल करेंगे तो हमको मिलेगा 42,000 रुपये, और ये 42,000 रुपये जो होगा वो 56,000 का 75% है फ्रेंड, जो कि व्यवसाय से संबंधित नहीं है, जो कि अस्वीकृत व्यय में शामिल होगा। तो पेटेंट पर ह्रास हम 42,000 रुपये इस तरह से यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे, अब इसके बाद हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस पर दान चेक द्वारा दिया गया। तो दान जो है चेक द्वारा जो दिया गया, इस दान को भी हम यहाँ शामिल करेंगे। तो दान जो है फ्रेंड 2,500 रुपये, इस प्रकार से यहाँ 2,500 रुपये दान को भी हम ले लेंगे। और ये इसी अकाउंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड यहाँ इस तरह से इसको आगे और ले सकते हैं। आइए, तो दान के बाद हम देखते हैं फ्रेंड, इसके बाद यहाँ देख पाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे कि करदाता ने 2,000 रुपये वैधानिक खर्च किए हैं। करदाता ने 2,000 रुपये वैधानिक खर्च किए हैं जो उसके ऊपर चल रहे आपराधिक केस के सिलसिले में खर्च हुए। तो फ्रेंड्स, यह जो है व्यवसाय से रिलेटेड नहीं है, यह करदाता का अपना पर्सनल मामला है, उसका व्यक्तिगत खर्च है। तो फ्रेंड, हम इसको अस्वीकृत व्यय में शामिल करेंगे और यहाँ लिखेंगे वैधानिक खर्च। वैधानिक खर्च, वैधानिक खर्च के अंदर 2,000 रुपये यहाँ शामिल करेंगे फ्रेंड, 2,000 रुपये। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि आरपीएफ के अंशदान में 2,000 रुपये ऐसे हैं जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि तक भुगतान नहीं किए गए। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड कि आरपीएफ का अंशदान, आरपीएफ ये होता है प्रमाणित भविष्य निधि का अंशदान जो भुगतान नहीं किया, जो भुगतान नहीं किया या शामिल नहीं किया, ऐसा अमाउंट है फ्रेंड हमारा 2,000 रुपये। और इस तरह से अब हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पाते हैं कि यहाँ अवक्षण 12,000 रुपये ये विचार के बाद शामिल हुआ है फ्रेंड। तो इसको हम लिखेंगे अवक्षण बाद में, ये हो जाएगा अमाउंट 12,000 रुपये। अब इस पूरे का टोटल हम देख पाते हैं कि 2,66,900 रुपये, और पूरे का टोटल यहाँ पे आपका 66,500 रुपये, 66,500 रुपये ये टोटल होता है फ्रेंड। और इसके बाद 2,04,000 में हम जितने भी अस्वीकृत व्यय हैं उसको शामिल करते हैं, यानी 66,500 रुपये को प्लस करते हैं। तो फ्रेंड 2,66,900 रुपये, 2,66,900 रुपये यहाँ शामिल होता है फ्रेंड। और यहाँ समायोजन के अंदर एक चीज़ कहा है कि संपत्तियों पर वर्ष का अवक्षण पेटेंट अधिकारों के अतिरिक्त, यानी कि पेटेंट अधिकार को छोड़ने के बाद 16,900 रुपये के हैं। तो फ्रेंड यहाँ अवक्षण
को हम यहाँ फिर से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16,900 रुपये। और इस तरह से घटाने के बाद हमारा व्यवसाय से कर योग्य आय ये हो जाएगा फ्रेंड, व्यवसाय से कर योग्य आय आपका 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये फ्रेंड। तो व्यवसाय से कर योग्य आय 2,50,000 रुपये फ्रेंड। आज का यह जो सॉल्यूशन है इसमें आपको एक नई बात को जानने को मिला। इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड कि जब भी कोई अमूर्त संपत्ति हो तो केवल 25% का जो ह्रास होगा वह जो है शामिल किया जाएगा फ्रेंड, और बाकी जो 75% का जो ह्रास होगा वो अस्वीकृत व्यय में शामिल होगा फ्रेंड। तो इस बात को ध्यान देंगे। आइए इस हल को मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। इसका जो प्रोसेस है फ्रेंड, तो देखेंगे कि अस्वीकृत आय के अंदर जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है पहले हमने उसको पोस्ट किया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अस्वीकृत व्यय, जो अस्वीकृत व्यय है तो आयकर संचय, डाकघर बचत खाता का ब्याज, ये तो हमने पहले ले लिया फ्रेंड। और उसके बाद जितने भी अस्वीकृत व्यय हैं जैसे आयकर संचय, पेटेंट पर ह्रास, तो पेटेंट पर ह्रास हम जब निकाले तो उस चीज़ को आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि यहाँ 56,000 रुपये है, जिसका 3/4 भाग को हम यहाँ अस्वीकृत किए हैं और उसी को यहाँ शामिल किया हुआ है फ्रेंड। बाकी और भी जो मदें हैं वो पिछले वीडियोस के अनुरूप ही हैं, जैसे दान है तो दान हमने शामिल किया है। उसके बाद है वैधानिक खर्च, तो करदाता ने 2,000 रुपये जो वैधानिक खर्च किए ये उसका पर्सनल है। आरपीएफ का अंशदान जो भुगतान नहीं किया गया फ्रेंड, जो भुगतान नहीं किया गया है तो वो शामिल किया जाएगा अक्षण बाद में। ये जो पहले जो 12,000 रुपये जो दिया गया है फ्रेंड, ठीक है ना, और यहाँ समायोजन में भी क्योंकि दिया हुआ था इसलिए इस अमाउंट को हमने यहाँ प्लस कर दिया। और जो अवक्षण यहाँ कहा गया है कि पेटेंट अधिकारों के अतिरिक्त है, तो फ्रेंड टोटल उस अवक्षण को हमने लास्ट में माइनस किया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि ये जो आज का सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है फ्रेंड, इसको आप दोबारा से आवाज़ कीजिए।